नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी मोंगरा महकता रहा। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। पीले ट्यूलिप की कई कतारें उगाई थीं, किंतु घुटनों तक उगी जंगली घास जाने क्यों ऐठी खड़ी थी। भीगी ओस की नन्ही नन्ही बूंदें हर नजारे पर बिखरी पड़ी थी। लग रहा था जैसे सूरज से कुछ रोशनी उधार लेकर व्यवहार में पारदर्शिता बरत रही हो। अपने आर पार की निर्मलता दिखाने के बहाने ये बूंदें रात भर बदन बचा बचा कर खूब इतराई होंगी। वह अपनी सोच पर मुस्कुरा उठी। उसने अपना देखना यूं ही जारी रखा। बीचों बीच जमीन का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा वेलवेटी घास से अड़ा पड़ा था, जिसके एक किनारे पर चांदनी के झाड़नुमा पौधे अपनी जवानी में मदहोश थे, तो इधर कुछ गुड़हल मारे शर्म के लाल हुए जा रहे थे। ऐसे में मोगरा न जाने कहाँ छिपकर अपनी खुशबू से सबको अलमस्त कर रहा था। इस खुशबू को अपने भीतर समा लेने के लिए उसने एक लंबी सांस खींची, मगर नथुनों में लेवेंडर की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर घुसाया और नाक सीधे जाकर शीशे के ग्रिल वाले दरवाजे से भिड़ गई। इन शीश महलों में से प्राकृतिक सुंदरता दूर से देखी भर जा सकती है। महसूस करना हो तो सपने लौटकर उन्हीं बचपन वाले घरों के बगीचों में, अहातों में, दलानों में, छतों पर और भी न जाने कहां कहां आते जाते रहते हैं। वह निराश होने लगी। उफ, अब तो यह सब बहुत पीछे छूट गया। अंग्रेजों के जमाने वाले बड़े बड़े बंगले, जिनके रोशनदानों में भूतों की आवाजाही के अनगिनत किस्सों ने उसे रात रात भर जगाए रखा था। आइस पाइस खेलते हुए उन बड़े बड़े साइड रूम्स में मोहल्ले भर के बच्चे फुसफुसाते चहकते कब लड़का लड़की में तब्दील हो गए थे, उनमें से किसी को भी पता नहीं चला था। जवानी के गुलाबी गुलाबी एहसासों वाले शुरुआती दिनों में ही एक एक करके सबका खेलकूद बंद होता गया था। अचानक कैसे सब बड़े बड़े से लगने लगे थे। बाद में विज्ञान की कक्षा में पता चला था इसका राज। उसे भी कोई चुपके से बता गया था उसके बड़े होने का राज। जब 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया था, न जाने कौन उसके जागने से पहले ही मोंगरे के गुच्छे में लिपटा एक अखबार उसके सिरहाने रख गया था, जिसे खोलकर देखा तो प्रथम श्रेणी के नंबरों में उसका रोल नंबर दूर से ही हरे रंग की स्याही से हाईलाइट हो रहा था। उसने फूलों को झपटकर तकिए के लिहाफ में ठूस दिया था। अम्मा से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि उसके जागने से पहले घर में कौन कौन आया था उस दिन। वैसे भी अम्मा तो हर सुबह ज्यादातर ठाकुर जी की पूजा में ही मग्न रहती थी। फिर तो ये सिलसिला ही चल निकला था। जाने कौन नीम अंधेरे उसकी खिड़की के बाहर मोंगरे के फूलों से लदे गुच्छे रख जाता था। सीमा को बताया था तो कहने लगी, इग्नोर कर यार, होगा कोई लफंगा। मगर उसका मन ये मानने को कतई तैयार न था कि वह कोई लफंगा होगा। अगर ऐसा होता तो आते जाते फप्तियां कसता, गाने गाता या रास्ता ही रोक लेता। वह तो बस मोंगरे के फूल रख जाता था, वह भी बिना पहचान बताए। अब इतने वर्षों बाद वह कनाडा से लौटी है। सीमा का ही प्लान था कि घर से दूर वे दोनों राजस्थान के इस हिल स्टेशन माउंट आबू में मिलेंगी और दोनों मिलकर कुछ दिनों सैर सपाटे के साथ साथ पुराने दिनों की यादों को सहलाएंगी, पुचकारेंगी। सीमा तो आज दोपहर तक ही होटल पहुंच पाएगी, मगर वह कल रात की बस से ही होटल पहुंच गई है, क्योंकि अगली सुबह वह देर तक सोते रहने व आराम के मूड में थी। उस रात वह जल्दी ही सोने चल दी। इतनी लंबी यात्रा की थकान के बाद पलकें मूंदने लगी थीं, लेकिन नींद के साथ साथ ही धुंधला सा एक सपना भी उन नम गलियारों में प्रविष्ट कर गया। उसके पति अकेले बैठे घर के पिछवाड़े में लगे मोंगरे के फूलों को निहार रहे हैं। अभी उठेंगे और उन पर जमी बर्फ हटाकर प्लास्टिक तान देंगे। उन्हें पता है उसे मोंगरे के फूलों से कितना लगाव है। कनाडा में मोंगरा ढूंढकर उगाना मुश्किल काम था, फिर भी दोनों मिलकर एक रोज मोंगरे का पौधा खोज ही लाए थे। अपेक्षाकृत छोटे फूल थे उसके, फिर भी उसकी भीनी भीनी खुशबू बीते दिनों की यादें तो गाहे बगाहे तरबतर कर ही जाती थी। अब एक दूसरा दृश्य चल रहा था उसकी पलकों में। पति के हाथों में कॉफी का मग है, जो कि उन्होंने स्वयं बनाई थी। एक सिप लेते ही उसकी तरफ देखते हैं और वह हंस पड़ती है। जरूर कॉफी कसैली बनी होगी। उनसे कॉफी कभी ठीक नहीं बनती। वह कहती है, रुको मैं दूसरा बना लाती हूँ। नींद में ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन रजाई में कसमसाते बदन ने आभास दिलाया
कि वह तो इस वक्त पति से कोसों दूर यहाँ माउंट आबू में है। वह पुनः करवट बदलकर सो गई। सपना था कि जहां से छूटा था कि बार बार जाकर फिर उसी टूटी हुई कड़ी से गुथा जा रहा था। इस बार उसने देखा कि तीनों बच्चे सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। घर में भाग दौड़ी मची हुई है। उसके पति किसी का टिफिन, किसी का मोजा तो किसी का स्कूल बैग संभालते हुए कार की चाबी ढूंढ रहे हैं। ओह, उसके नहीं रहने से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वह कसमसाकर बोली, रुको, मैं भी साथ ही आ रही हूँ। लौटते हुए हम सब्जी वगैरह लेते आएंगे। इस बार उसने फिर उठने की कोशिश की और इस बार तो वह सच में ही उठकर बैठ गई। पर्दा सरकाकर देखा। बाहर हल्का हल्का उजाला कसमसाने लगा था। समय देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वह उठी और एक लंबी सैर के लिए नक्की लेक की तरफ चल दी। रास्ते भर सोचती रही। औरतें जहां होती हैं वहां नहीं होती, और जहां नहीं होती वहां उस वक्त वे दरअसल होती हैं अपनी कल्पनाओं में। जिद करके पहली बार वह इस तरह इंडिया चली आई थी, पति से कुछ यूं कहकर कि आई नीड सम स्पेस प्लीज, मुझे इस बार अकेले ही हो आने दो। दिलो जान से प्यार करने वाला पति मिला है उसे, और बच्चे तो जैसे जान छिड़कते हैं उस पर। अचानक उसे अपने घर परिवार की यादें टूट कर सताने लगी। दिन चढ़ते ही फोन करेगी। इस वक्त तो कनाडा में रात गहरा रही होगी। वापसी में रिसेप्शन पर उसने ग्रीन टी ऑर्डर की और झटपट रूम की ओर बढ़ गई। सीमा के आने से पहले ही वह नहा धोकर तैयार हो जाना चाहती थी। फिर ढेरों बातें चलेंगी, बचपन से लेकर उनके मिलने बिछुड़ने, और फिर पुनः आज इस तरह मिलने तक के बीच क्या छूटा और क्या क्या साथ रहा, इसका सारा लेखा जोखा चलेगा। उसने कनाडा से अकेले ही आने की ट्रिप इसलिए तो बनाई थी। ग्रीन कार्ड होल्डर बनने से पहले कितना कुछ छोड़ गई थी यहाँ। इस बार सोचा जरा हिसाब ही लगा ले। घर परिवार वाले भी बुला रहे थे कब से। पिताजी तो रहे नहीं, और अम्मा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती अब। अम्मा इस बरस 70 की हुई जा रही हैं, मगर उनकी आवाज में अब भी वही दमखम रचा बसा है। उस जमाने में उनकी अनुशासन से भरी इस रोबदार आवाज को सुनकर उसके साथ साथ उसकी सहेलियां भी थर्राती थीं। हर सुबह उसको उठाने के लिए अम्मा की आवाजें घर भर में गूंजने लगती थीं। उसका हड़बड़ाकर पलंग से कूदकर भागना। प्रतिदिन लगता था आज फिर कॉलेज के लिए देर होकर रहेगी। झटपट चाय सुड़क कर एक नोटबुक उठाना और शमीज नुमा प्लास्टिक की थैली में उसे डालकर दौड़ जाना। उन दिनों यही तो फैशन था। एक कॉपी जो कि न रफ थी न फेयर थी, बस उसका हाथ में होना भर जरूरी था। शुरू शुरू में सब लड़कियां कितना हंसती थीं इन काली सफेद शमीजों की सी थैलियों को देखकर। तब क्या किसी ने सोचा था कि इन्हीं शमीजों के बोझ से एक दिन यह धरती भर जाएगी और बड़े बड़े सेमिनार लगेंगे इसे बचाने के वास्ते। अम्मा कहती थीं कि जब कभी फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने के लिए धरती माँ जोर से सांस लेती हैं, तभी सुनते हैं कहीं भूकंप आ जाता है। वह मुस्कुरा दी। अम्मा तो पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी। उनकी बात में सत्य नहीं था, किंतु तथ्य तो था। उनके अनुभवी ज्ञान का वैज्ञानिक आधार तो पुख्ता था ही। कितना दम घुटता होगा धरती का बोझ से, उसे पता है। दम घुटता है तो यही हाल होता है। उसका भी कितना जी घबराता था जब अम्मा 2.5 मीटर के दुपट्टे को परत दर परत चौड़ाई से 10 इंच का करवाती थी। फिर उसे कांधे और छाती से पिनों की सहायता से 3 तरफ से कसवा देती थी। कभी अम्मा से पूछने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि भला उसकी पतली दुबली देह को यूं कसने की क्या दरकार। कितना भी पिन लगवा लेती थी अम्मा, मगर पुरुषों की नजर यहाँ वहां से दुपट्टे के अंदर ताक झाक कर ही लेती थी। क्या सचमुच तुम वाकिफ नहीं थी अम्मा? कभी कभी तो तुम भी चिढ़कर कहा करती थी कि पिने तो कमबख्त इन मर्दूदों की आंखों में उतार देनी चाहिए। वो भी तो उसने कितनी देर बाद पहनना शुरू किया था, जब दूर की एक टीचर चाची घर आई थी। उन्होंने अम्मा को उलाहना देते हुए लताड़ा था, अरे से वो क्यों नहीं पहनाती, शेप बिगाड़ोगी क्या छोरी का। अगले दिन पूरा आधा घंटा लगा था उसे इस वो को अपनी देह पर टांगने की जुगत में। इस वो पर शमीज और उसका कुर्ता, उफ कितनी गर्मी लगती थी। फेफड़ों को सांस लेने में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने उठकर एसी तेज कर दिया। जैसे अब तक उसका दम घुटा जा रहा हो। वह उठकर बालकनी की ओर चल दी। सामने की गली में स्कूटी पर गर्र से गुजरती बिंदास लड़कियों को देखकर उसे आभास हुआ कि अब समय कितना बदल गया है। लगता है लड़कियों ने अब जैसे कोई पंख ओढ़ लिया हो, एकदम हल्की फुल्की सी हो गई हैं। वक्त के साथ साथ अब यहाँ की लड़कियां भी समाज की बदमिजाज
आवार और घूर कर देखने वाली नजरों से इम्यून हो गई हैं। उसने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। जींस टॉप में हंसती चहकती लड़कियां कितनी खुश, बेपरवाह और बेफिक्र लग रही थीं। बहुत बदलाव आ गया है यहाँ भी अब तो, उसे अच्छा लगा देखकर। अम्मा तो उसे हर महीने कपड़ा रोल करके थमा देती थी। कभी कभी कॉलेज के लिए निकलते समय सीमा जब साइकिल उसके हवाले कर देती थी तो एक अनकहा संवाद आंखों ही आंखों में उनके मध्य चल पड़ता था कि अब से पूरे 5 दिन उसे ड्राइविंग सीट संभालनी होगी। कभी कभार जब दोनों के ही एक साथ आंटी जी आ जाती थी तो आते जाते वक्त बारी बारी से साइकिल चलाना उनके करार में न जाने कब शामिल हो गया था। शायद जन्मते ही लड़कियों को सुख दुख साझा करने के कुछ नियम माँ की कोख से वरदान में मिले होते हैं। वह बुदबुदा उठी, आंटी जी। हाँ, यही तो कोड वर्ड बना रखा था उसकी सहेलियों ने। खुलकर बोलने की भी आज़ादी नहीं थी उन्हें तो। अब तो पूरा परिवार बैठकर एक साथ विज्ञापन देखता है। न बच्चे वहां से उठकर जाते हैं और न माँ बाप ही नजरें चुराकर चैनल बदलते हैं। सब कुछ सामान्य और रूटीन में शामिल होकर रह गया है। उसकी स्मृतियां सिहर उठी बेचारी सीमा को तो असहनीय दर्द उठता था महीने के उन खास दिनों में। विस्की की खाली बोतल ले आई थी कहीं से, उसी में पानी भरकर बदन में जहां तहां सिकाई करती रहती थी। उस जमाने में कहाँ थी ये सब हॉट वाटर बॉटल आदि। और अपनी क्या कहें, उसका तो पूरा पेपर ही इस आंटी जी के आगमन से बिगड़ गया था। पूरा का पूरा बाथरूम लाल होता था, जैसे कोई सुरखाब अपने पंख कुतर कर यहाँ वहां छितरा जाता था। फिर पापा और भाई से छिपाकर भावी मातृत्व की पृष्टि करती उस बीमा पॉलिसी को सुखाओ भी, कहीं सीलन रह जाए तो मारे खुजली के छी छी कहीं से लीक न कर जाए। इस डर से सारे सारे दिन सहेलियों से पूछते रहना पड़ता था, ये देखना पीछे कुछ लगा तो नहीं। ऐसे में पढ़ाई क्या खाक होती। सीमा तो रट्टा मास्टर थी, सभी विषय घोट घोट कर पी जाती थी। एक वही तो थी जो जरूरत पड़ने पर अपने सारे नोट्स उसे दे दिया करती थी। अम्मा की नज़र में उसकी सभी सहेलियां बड़ी चतुर थीं और उनकी बेटी निरी भोंदू। उनकी ये सोच अब तक भी बदली होगी कि नहीं, इस बार वह जरूर पूछ कर रहेगी उनसे। एक तरह से तो सच ही कहती थी अम्मा, तभी तो उसकी सभी सहेलियां कितने आराम से अपने लव लेटरों का आदान प्रदान करती रहती थीं और पकड़ी भी नहीं जाती थी। उसे याद है एक दिन जब पहला लव लेटर उसे मिला था, उसकी तो जान ही सूख गई थी। झपट कर उसने मारे डर के बिना पढ़े ही बैग में डाल लिया था। महीने भर बाद जब अम्मा ने घर भर में कोहराम मचाया, तब जाकर अचानक उसे याद आया था कि अनाज से भरी टंकी में से पके सीताफल ढूंढते वक्त वो पुर्जा वहीं रह गया था और उसकी बदकिस्मती से वह पुर्जा अनाज का पीपा भरती अम्मा की सुपुर्दगी में था। फिर तो वह उस पुर्जे के बाबत में पढ़ाई खत्म होने तक वह गाहे बगाहे शक के दायरे में आती ही रही थी। पुर्जे के बाबत में लाख पूछने के बावजूद भी वह पूरा वाकया सीमा को समझा नहीं पाई थी, सिवाय इसके कि उसे तो लव लेटर से उठती मोंगरे की खुशबू के सिवाय एक अक्षर तक याद नहीं। उसने तो हड़बड़ाहट में वह पत्र बिना पढ़े ही तुरंत फाड़ कर फेंक दिया था। अगले दिन फ्री पीरियड में सहेलियों ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले डाली थी। कैसे कैसे खुफिया कोने होते हैं इस देह में, कागजों की पूरी गड्डी तक छिपा जाने के। हे भगवान, इतने अजब गजब तरीके सुनकर उसके तो ज्ञान चक्षु ही खुल गए थे। मगर अफसोस कि फिर कभी कोई लव लेटर उसको नसीब नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद ही पिताजी का ट्रांसफर राजस्थान हो गया था। वहां जाकर रेत का सूखापन कुछ हद तक घर परिवार में रिश्तों की नमी को भी सोखता गया था। सब कुछ जैसे एक एक कर बिखरता रहा, बिछुड़ता रहा, धुंधलाता रहा। अचानक पिताजी क्या गए, अम्मा के साथ साथ इस नए घर में खिड़की, दरवाजे, छत और दीवारें सब जैसे सुहाग की दुहाई में सिसकते हुए से प्रतीत होते थे। उसे तो यहाँ की बसों में कॉलेज का फाइनल ईयर, जिंदगी का फाइनल ईयर सा लगने लगा था। सीमा को पत्र लिखा था उसने कि शहरों में दोस्ती बड़ी उथली होती है। हेलो हाय की बातें हेलो के सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे पर अटके बाय पर खत्म हो जाती है। इस औपचारिक मित्रता के बीच में याद रखने के लायक कहीं कोई अपनापा नहीं पनप। न यादें, न वायदे, न शिकवा, न शिकायतें। कितना कुछ बदल जाता है सिर्फ स्थान या जगह के बदलने से। यहाँ न ट्यूलिप है, न झमाझम बारिशें और न उसकी सखी सीमा। हाँ, उन दिनों कभी कभी उसे बेचैन करने हवा पर सवार हो मोंगरे की खुशबू जरूर आ जाती थी, उसे बेकरार करने। घर के आसपास तो कहीं कोई पौधा नहीं दिखता था। फिर ऐसे में उस खुशबू का स्रोत क्या था, उसे आज तक समझ नहीं आया था।
मानव जीवन का सत्य यही है कि भूत और भविष्य सदा से अतीत के आगे बिसुराया जाता रहा है। और यही उसके और सीमा के साथ भी हुआ था। 20 वर्षों की गृहस्थी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उनकी दोस्ती की आँच को वक्त की आंधी कभी मंद करती रही तो कभी फिर सुलगाती रही। बरसों के बाद आज उसका मिलना अपनी प्यारी सखी सीमा से होने वाला था। उन दिनों सीमा की साइकिल की घंटी सुनकर जाती हूँ अम्मा कहकर झट से कॉलेज के लिए दौड़ पड़ना उसके रूटीन में शामिल था। ठीक वैसे ही जैसे आज वह सीमा के एक बुलावे पर घर भर से आती हूँ कुछ दिनों में कहकर इंडिया चली आई थी। अब फिलहाल तो वह सीमा से मिलना चाहती थी, अपने जीवन से अपने लिए कुछ समय चुरा लेना चाहती थी। सीमा के इंतजार में उस रोज सुबह से ही वह यादों के गलियारे से होती हुई डाउन मेमोरी लेन की तर्ज पर लौट लौट कर वहीं जा रही थी जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी। बचपन के सुहाने दिन जीवन का सबसे सुनहरा काल होता है जिसे हर व्यक्ति ताउम्र सजो कर रखता है। बाकी 3/4 जीवन तो रिश्तों के लेन देन में सुख दुख पाते और निभाते ही बीत जाता है। खर्च हो जाता है, बस बीत जाता है। उसने घड़ी देखी, बस अब किसी भी क्षण सीमा आती होगी। उसने मन में दोहराया कि दोनों पहले लंच करेंगे और फिर आराम से गप्पे मारेंगे। उसे पता है इतने लंबे अंतराल के बाद मिलने पर भी सीमा पूछेगी जरूर कि वह कौन था। मगर सीमा क्या वह कभी जान पाएगी कि उस खुशनुमा दिन में उसने अपना पहला लव लेटर कई कई बार पढ़ा था। मन के किसी कोने में पुलकती भावनाओं को महसूस भी किया था। अनजाने अनदेखे उस प्रेम की पहली पहल लरचती कलियों की चटकन को अपने भीतर तरंगित भी होने दिया था। तन कितना श्रृंगारी श्रृंगारी हो उठा था उन पलों में। मन ने हजारों हजारों बार अपने ऊपर तैनात उन सभी वक्ती हदों को पार कर जाना चाहा था। उस ओर की महकती खुशबुओं को अपने दामन समेट लेना चाहा था। लेकिन हकीकत तो यही थी कि उसने अपनी खिड़की पर संस्कारों का झीना सा पर्दा लगा लिया था जिसके पार से मोंगरा था कि बस उम्र दर उम्र महकता ही रहा। न जाने कैसे उस दिन लिफाफे का कवर अम्मा के हाथ लग गया था। बस उसने गुनगुनाते हुए अपने आप को ड्रेसिंग टेबल के आईने में निहारा, फिर होठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक दोबारा ग्लॉसी की। काश अम्मा जान पाती कि उनकी बेटी भी चतुर थी। वह मुस्कुराती हुई दरवाजा खोलने चल दी। उधर सीमा थी कि घंटी पर घंटी बजाए जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी मोंगरा महकता रहा।